जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, मेनली इंसेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्या होते हैं स्पाइरेकल? और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मेनली फिशिज, जिनको फिशिज भी कहा जाता है, उनमें कैसे होता है? क्या हमारी बॉडी में गिल्स होते हैं? क्या उनकी बॉडी में लंग्स होते हैं? ठीक है। एम्फीबियंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन? एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं। एम्फीबियंस में डुअल मीडियम होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी हो सकता है, मॉइस्चर स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, और उनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमंस यानी कि मैमेलियंस, पूरी कैटेगरी मैमेलियंस, एविश यानी कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसके बाद बात की थी ह्यूमंस में ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है, यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, कौन बताएगा शॉर्ट में? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या मसल्स रिलैक्स होंगी ब्रीद इन की प्रोसेस के दौरान, ठीक है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा? मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण रिब केज अपवर्ड एंड फ्रंटल डायरेक्शन में एक्सपांड कर जाती है, ठीक है। और डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। ओवरऑल कैविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रीद आउट की प्रोसेस के दौरान क्या होगा? ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम मसल्स, ठीक है। दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, रिब केज बैकवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा। तीनों की वजह से क्या होगा? स्पेस कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आज बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कैसे ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बनाने बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सभी से बनता है। बनाओ फिर बना देंगे, देखते हैं कौन सा जीव बनाते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, क्यों मुंह से बना रहे हो क्या? आवाज क्यों आ रही है? हाथों की आवाज आनी चाहिए, तो आ नहीं रही। हमारे यहाँ ठाकुर टाइप है क्या, बोलते नहीं? इंसान ही बनाना, और हमारे घर में ठीक नहीं दिख रहा है जैसे आप तुम बना रहे हैं। क्या के पास भी होते हैं? हाँ, तो हम तो कह रहे हैं अपन, लेकिन ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, एम्फीबियंस की बात नहीं कर रहे। शांत बैठो, कितनी बात कर रहे हो यार तुम लोग आज? क्या समस्या? चिक 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 लगी है, इरिटेशन होता है एक टाइप का। तो मतलब बात भी करो, थोड़ी करो तो चलता है, मतलब आज तो बाजार बना दिया। अच्छा ये बताओ, जो नेजल पैसेज है एंड बकल कैविटी है, इन दोनों को कोई चीज सेपरेट करती है क्या, या ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं? नेजल पैसेज एंड बकल कैविटी, ठीक है। यहाँ पर एक बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज बोनी पैलेट, ठीक है। अपने जीभ से ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रक्चर फील होगा। अब ये प्रेजेंट है ताकि जो हमारा फूड और एयर है वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में पार्टीशन का काम करती है ये स्ट्रक्चर।
सब बता रहे हैं। क्या ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है। बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। शांति। देखो मेनली पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फिर इसके बाद मेजर पासेज होता है, फिर इसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है, फिर इसके बाद ट्रैकिया जब डिवाइड होता है, पार्टीशन होता है ट्रैकिया, क्या कहलाता है वो, ब्रोंकाई कहलाता है, ठीक है। और फिर ब्रोंकाई आगे चल के और 3 चैनल्स बनाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। और ये आगे चल के क्या बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर। लंग्स किसके अंदर होते हैं, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और नीचे की तरफ ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज डायफ्राम, ठीक है। ये जो कह रहा है ये रेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये वोकल बॉक्स है, ठीक है। लैरिंग्स भी जिसको कहा जाता है, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। और ये क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, नहीं ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये बताओ क्या है, नहीं वो तो नीचे है, एपिग्लोटिस है ये। एपिग्लोटिस क्या काम होता है, एपिग्लोटिस का क्या काम होता है बताओ जरा। हाँ, तो ये क्या करेगा, विंड पाइप को बंद कर देगा, विंड पाइप को बंद कर देगा, जिसकी वजह से फूड सिर्फ कहाँ जाएगा, पीछे वाले चैनल में, यानी कि ईसोफेगस में, ठीक है। क्या फेरिंक्स क्या होता है, वो शेयर्ड पार्ट जो बकल कैविटी भी शेयर करती है और ओरल कैविटी भी, उन दोनों का शेयर्ड पार्ट कहलाता है फेरिंक्स।
बहुत होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कितनी एल्वियोलस लगभग प्रेजेंट है? अबाउट 60 करोड़ ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बोथ ऑफ द लंग्स। ठीक है, इससे क्या होगा? एल्वियोलाई के प्रेजेंट होने से क्या फायदा है? जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोब्लाई की प्रेजेंस होती थी, उससे क्या होता था? सरफेस एरिया बढ़ जाता था। ऐसे ही यहाँ पर होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर कैप्चर किया जा सकता है। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि अगर आप पूरे लंग्स की एल्वियोलाई को ओपन करेंगे तो लगभग कितना एरिया फॉर्म हो सकता है? अबाउट 80 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एल्वियोलाई ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ब्रोंकियोल्स आगे चल के बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होती है। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके अंदर कैविटी है, जिसके अंदर जगह है जहां पे ऑक्सीजन जाके फिल हो सकती है। ठीक है, बोनी पैलेट मतलब जो नेजल पैसेज है, ऊपर से एयर जा रही है और नीचे से खाना जा रहा है, दोनों ट्रैक्ट को अलग अलग करने वाली स्ट्रक्चर है। ये देखो जो विंड पाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखा हुआ है? एपिग्लॉटिस। एक ऐसा फ्लैप जो कि ग्लॉटिस के ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। और जो ये फूड वाला पाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज गलेट। ग्लॉटिस एंड गलेट दोनों के अलग अलग नाम है। फूड पाइप और विंड पाइप हम इन जनरल कह देते हैं। लंग्स को कवर करने वाली ये जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है ताकि शॉक एंड एक्सटर्नल इंजरी जो है उससे बचाया जा सके। एक्सटर्नल जो भी शॉक हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लंग में पार्टीशन होता है। जो आपका राइट लंग होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, ये लंग 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये जो लेफ्ट लंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये चीज ध्यान रखो। फिर इसके बाद ये जो नीचे वाली मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। डबल मेम्ब्रेन होती है, ये जनरलाइज करके बताया हमने। प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है। हाँ, बाहर की कंपनी है कि अंदर की? क्या? कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया को बाहर से मतलब एक सपोर्ट देती है ताकि ये कोलैप्स ना हो, क्योंकि जब प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो अगर सोचो स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर समझो इसको, अगर इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा, इसकी जो बॉल्स हैं आपस में चिपक जाएंगी।
ठीक है, और जब फिर से प्रेशर से ऑक्सीजन जाएगी तो ये बर्स्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब अब इसमें कितनी ही ऑक्सीजन जाए, कितनी ऑक्सीजन बाहर आए, ये कोलैप्स नहीं होगा, ये एक दूसरे से टकराएगा नहीं। क्या विंड पाइप जिसमें से विंड जाती है, सबसे आगे वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेफ्ट वाला है, ये इस तरफ वाला है, तो हमारी तरफ से लेफ्ट पड़ रहा है, हमारी तरफ से जो राइट है। ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है जब उसे ब्रोंकाई कहा जाता है, और एक यूनिट को ब्रोंकस कहते हैं। जैसे कि मान लो ये वाली जो दैट इज ब्रोंकस, और ये भी ब्रोंकस है, दोनों को मिलाओ तो ब्रोंकाई कहलाएगा। कहाँ पर ये ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंकाई है, ये देखो ये भी आगे चल के डिवाइड हो गया और पतले पतले चले, उन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ये आगे चल के बनाते हैं एल्वियोलर, सबसे लास्ट में। फिर इसके बाद अगर ब्रीदिंग इन की प्रोसेस की बात करेंगे, ब्रीदिंग प्रोसेस जो हो रही है, इसे अगर यहाँ से ट्रेस करना हो तो ऑक्सीजन कहाँ से ट्रेवल करके पहुंचेगी, ये बताओ। बात बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर इसके बाद ओके, आफ्टर दैट नेजल पैसेज, फिर इसके बाद फेरिंक्स, फिर इसके बाद देखो सबसे पहले कहाँ गया, देख लो यहाँ पे ये नॉस्ट्रिल सबसे पहली स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद नेजल पैसेज जो अंदर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है खाली, फिर नीचे की तरफ पहुंचेगा जिसे कहा जाएगा फेरिंक्स, ठीक है। फिर फेरिंक्स से यहाँ पर आएगा कौन से पार्ट में, रेस्पिरेटरी पार्ट में, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी पार्ट में एंटर करके मतलब कहाँ आ गया, विंड पाइप में। विंड पाइप से आगे चलेगा और थिन चैनल्स में ओपन होगा जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई, और फिर इसके बाद ब्रोंकाई से जाएगा ब्रोंक्यूल्स और पतले चैनल्स में, फिर इसके बाद एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद क्या होता है, इसके पास में ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब कि अगर एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो उसके आसपास आपको क्या देखने मिलेगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि सराउंड करते हैं। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन है पूरे में, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लड कैपिलरी कह सकते हो, सबसे थिन चैनल है जो ये ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ फेरिंक्स के बाद क्या आएगा, फिर चलो तुम लोग ही बताओ। एपिग्लॉटिस तो वो स्ट्रक्चर है जो कि बंद करती है, खुला रहेगा। जब हम प्योरली ब्रीदिंग कर रहे हैं तब एपिग्लॉटिस खुला होता है, तो कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, विंड पाइप में पहुंचेगा, या इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। फिर इसके बाद ट्रैकिया के बाद पहुंचेगा ब्रोंकाई, और इसके बाद ओके, इसके बाद पहुंचेगा ब्रोंक्यूल, और इसके बाद सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। ये लंग्स की सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी इसके बाद और क्या है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो बताओ ब्लड कैपिलरी इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजन। ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहाँ पहुंचेगी ये, सेल्स में, या कह सकते टिश्यूज में पहुंचेगी,
फिर इसके बाद सेल्स के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसे कहा जा सकता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसके बाद CO2 रिलीज होगी, ठीक है। ये प्रोसेस है, ब्रीद इन की प्रोसेस के बाद इतनी चीजें इंक्लूड होती हैं। हाँ, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कुछ अमाउंट में मोस्टली कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, कुछ अमाउंट है प्लाज्मा के थ्रू, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, अलग अलग तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के बारे में बताओ कुछ, क्या होता है हीमोग्लोबिन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ये, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये, किस तरह का होता है, किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है इसका? ठीक है, रेड कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन। हाँ, तो ये जो ब्लड डॉट स्पॉट है वो ये पूरा ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे प्राप्त करेगा। तो ये ब्लड कैपिलरी को पूरा डायग्राम है कि देखो ये एक एल्वेलाई है, एक एल्वेलाई कवर किए हुए ब्लड कैपिलरी है, ये बीच वाली एल्वेलाई है, उसके चारों तरफ आपको ब्लड वेसल दिख रही है। ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये ब्लैक कलर के डॉट क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो डॉट ये पूरा ब्लड बताया। अब इसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप इमेजिन कर सकते हो जो हीमोग्लोबिन के, इनको कहा जा सकता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आएगी हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगी, क्या बनाएगी, HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन सेल है ही नहीं, हीमोग्लोबिन तो मॉलिक्यूल है, ठीक है। हीम होता है उसमें और 4 स्ट्रक्चर होते हैं ग्लोबिन, ये पेप्टाइड स्ट्रक्चर होते हैं, वो सेल ही नहीं है। पहली बात केमिकल कंपाउंड आ सकते हैं इस तरह से। एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो सकता है बताओ? हाँ बताओ, किसको पता है हीमोग्लोबिन का क्या अमाउंट हो सकता है? यूनिट बताएंगे हाँ 12 to 18 mg, ठीक है। अब ये डिफर करता है मेल और फीमेल में, ठीक है। मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। अगर ये अपने प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम हो जाए तो क्या हो सकता है?
क्या कहलाती है वो डिसीज? ठीक है, एनीमिया कहलाती है वो डिसीज, जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी उतनी जितनी हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज्यादा ही हो जाए तो सीरियस कंडीशन बन जाती है। एनीमिया से लोगों की डेथ भी हो जाती है, सीवियर हो जाएगा, क्रोनिक एनीमिया कहलाता है। क्या नहीं, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है, कम होने का ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। रेड स्किन हो जाएगी वैसे में, क्योंकि वो रेड कलर प्रोवाइड करता है ना सेल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर से आई, पूरी प्रोसेस सुन लो अब एक बार। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन बाहर से आई है एयर के फॉर्म में, मतलब कंबाइंड एयर के फॉर्म में, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और ट्रेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसियस सब्सटेंसेस है। तो यहाँ से एंटर करेगी ये नेजल पासेज में। अब एयर जब एंटर करती है बॉडी के अंदर तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर काम कर रही है, दैट इज व्हाट म्यूकस सेल्स जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेजल पासेज में म्यूकस सेल्स हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सीलिया भी जिन्हें कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल्स। ठीक है, और म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सोचो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में ना हो तो हम डिसीजेज के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएंगे और हमारी बॉडी में डिसीज बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे। देखो, एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ पहुंचा? नेजल पासेज में। नेजल पासेज में छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू म्यूकस का सीक्रेशन होता है। बाहर से जो भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स इनहेल होते हैं, उनमें से बहुत सारे यहीं पर स्टिक कर जाते हैं, म्यूकस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है जितना पॉसिबल हो सकता है। फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगी? शेयर्ड चेम्बर में जाएगी, जिसे कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? जहां पर बकल कैविटी एंड नेजल पासेज आके मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद दो ब्रांचिंग होती है, जिनमें से एक कहलाती है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मतलब है जो आगे चल के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, यानी कि लंग्स में खुलेगा जो जाके। और फिर इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गलेट। ये ईसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ ओपन होगी? स्टमक में। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि ग्लॉटिस को बंद और ओपन एंड क्लोज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना ले रहे होते हैं तो ये खाना कहाँ ना पहुंच जाए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना पहुंच जाए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। लेकिन कई बार जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है और उस वजह से कुछ फूड पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल एंटर कर जाते हैं और जिसकी वजह से फिर हमें क्या आते हैं? कफ, हिचकियां आती हैं। ठीक है, याद नहीं करना होता कोई आपको। तो एपिग्लॉटिस इस तरह से आपको हेल्प करता है। फिर इसके बाद जो विंड पाइप है, विंड पाइप का जो एपिकल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज वोकल बॉक्स। थोड़ा सा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होती है। इस वोकल बॉक्स में क्या होते हैं? वॉइस कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से आवाज आती है। जब इनके बीच में कॉलिजन होता है तो अलग अलग तरह से आवाजें क्रिएट होती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है उनकी लेंथ और थिकनेस कैसी हो, उस चीज पर डिपेंड करती है आपकी आवाज कैसी होगी। ठीक है, तो वोकल बॉक्स प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? लैरिंक्स भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो कुछ लोगों में आप देखते हैं ये बाहर की तरफ आ जाती है थोड़ी सी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडम्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी कहलाता है ये मेल्स का। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ विंड पाइप आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसकी खासियत क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉलिजन। ये आपस में कोलैप्स ना कर पाए, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मान के चलिए कि ये एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होती या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती जो कि इलास्टिक होता है। इसमें एयर जाती, एयर जब पूरे फोर्स के साथ बाहर जाती तो ये कैसे हो जाता? चिपकने की कोशिश करता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इसे नुकसान हो सकता था। तो हमारे बॉडी में कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू इसे कवर किया गया। फिर इसके बाद जब ये आगे की तरफ ओपन होता है
तो दो ब्रांचेस बनाएगा जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई, इंडिविजुअल को कहा जाता है ब्रोंकस। इनके ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये दोनों जाके सेपरेट लंग्स में ओपन होती है। दोनों लंग्स जो आप देख रहे हैं पार्टीशन स्ट्रक्चर होती है। जो राइट लंग होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है और जो लेफ्ट लंग है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। और दोनों लंग्स कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आप देखोगे डबल लेयर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरीप्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड, ठीक है। इससे क्या होता है, लंग्स एक्सटर्नल शॉक से बचे रहते हैं। किसी भी तरह का एक्सटर्नल झटका जो हो सकता है, शॉक जो हो सकता है, उससे बचाने का काम करती है प्लूरल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद ये लंग दोनों दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डायफ्राम दिखाई देता है, ठीक है। डायफ्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह का नुकसान होता है, इसमें किसी भी तरह का डैमेज होता है तो ये आपकी लाइफ पे भी भारी पड़ सकता है। डायफ्राम क्या करता है, हमारी बॉडी में होते हैं 2 पार्ट, एक होता है थोरेसिक पार्ट एंड एक होता है एब्डोमिनल पार्ट। थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है, डायफ्राम, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, क्या होगा डायफ्राम के ऊपर, थोरेसिक पार्ट, ठीक है। ये जो सीने वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज थोरेक्स, ठीक है। तो थोरेसिक पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट पेट वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्डोमिनल पार्ट। अब इसके बाद क्या है, ये जो ब्रोंकाई है ये आगे की तरफ फाइन चैनल्स बनाते दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते जाएंगे इस तरह से। और सबसे लास्ट में आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्व्यूलाई कहा जाता है, ठीक है। ये एल्व्यूलाई क्या करती है, इन्हीं के अंदर ऑक्सीजन जाके फिल होती है, या कह सकते हैं एयर इन्हीं के साथ में जाके फिल हो जाती है इनके अंदर। अब इनके चारों तरफ आप देखोगे तो इस तरह की ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ है पूरे लंग्स के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो अभी एल्व्यूलाई में पहुंची है वो कहाँ जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी। कैसे जाएगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जाएगी। डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी कहाँ थी, एल्व्यूलाई में, अब कहाँ पहुंच गई है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में इसे थोड़ी पता है कि अब कहाँ जाना है, तो यहाँ पर है इसका एक चिर परिचित आशिक। कौन है वो, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन कौन है, कबीर सिंह। और ऑक्सीजन कौन है, कियारा आडवाणी। तो हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी को धमका के रखता है, क्या कहता है, ये मेरी बंदी है, ठीक है। ये मेरी बंदी है इसलिए इसको कोई हाथ नहीं लगाता। अरे वो धोखेबाज निकलता है फिर कभी, वो तुम्हारी मूवी में नहीं दिखाया गया है, वो धोखा देता है बाद में, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, ये अभी पूरे को धमका रहा है, ये मेरी बंदी। ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ये पूरे जैसे मूवी में घुमाता रहता है उसको, वैसे ही ये बॉडी में घुमाता रहता है ऑक्सीजन को। और जहां भी और जब इसकी एफिशिएंसी नहीं बचती है तो ये इसको कहाँ जाके छोड़ देता है, सेल के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया इसने। हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है, हीमोग्लोबिन है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका कलर होता है रेड क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज हीम। उसे क्या कहा जाता है, हीम कहा जाता है। और ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन इसकी एक बड़ी खासियत क्या है, वही धोखे वाली कि अगर इसके सामने ऑक्सीजन हो और इसके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड हो, यानी कि अगर एक तरफ कियारा आडवाणी हो और एक तरफ मीरा राजपूत हो, तो ये किसको चुनेगा, तो ये मीरा राजपूत को चुनेगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो उसकी वाइफ है मीरा राजपूत, शायद का, ठीक है। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस समझो, नॉस्ट्रिल से पहुंची एयर, फिर इसके बाद नेजल पैसेज, फिर इसके बाद फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगी, HbO2 का फॉर्मेशन, सेल्स में पहुंचेगी। सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इट मींस टू से ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। 2 साइकिल होगी और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। इतनी कहानी। तो हमने बहुत सारे पॉइंट दिए, कितने पॉइंट होल्ड कर पाए हो तुम लोग, मतलब ये चीजें लिखवा दें क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोली है हमने जो कि लिखी नहीं है।
तो बताओ तुम्हें जैसा करना हो हम वैसा करेंगे। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये लिख सकते हो, नेजल पासेज एंड बकल कैविटी, नेजल पासेज एंड बकल कैविटी get separated from each other. Nasal passage and buccal cavity get separated from each other by a presence of bony palate. By presence of bony palate. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ओपनिंग पॉइंट ऑफ ग्लॉटिस। सेकेंड पॉइंट लिखो, द ओपनिंग पॉइंट ऑफ ग्लॉटिस, द ओपनिंग पॉइंट ऑफ ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय a flap-like structure which is called as epiglottis. Opening of glottis is covered by a flap-like structure which is called as epiglottis. By a flap-like structure which is called as epiglottis. To prevent the entry of food inside the respiratory tract. To prevent, called epiglottis. A flap-like structure which is called as epiglottis. To prevent the entry of food. To prevent the entry of food inside the respiratory tract. सेकेंड पॉइंट लिख लिया पूरा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स एंड हेयर्स इन नेजल पैसेज, द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स एंड हेयर्स इन नेजल पैसेज restrict the entry of dust particles and microbes. Hairs in nasal passage. Restrict the entry of dust particles and microbes. And microbes at possible extent. जितना मतलब हो सकता है। माइक्रोब्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या पॉइंट लिख सकते हो, वोकल बॉक्स इज प्रेजेंट। देखो, वोकल बॉक्स इज प्रेजेंट
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो वोकल बॉक्स इज प्रेजेंट एज द एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ विंड पाइप. Vocal box is present as the extended structure of windpipe. It produces sound and also known as larynx. Vocal box is present as the extended structure of windpipe. It produces sound and also known as larynx. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट Cartilaginous rings are present throughout the trachea. Throughout the trachea. To prevent the collapsing of tracheal walls. To prevent the collapsing of tracheal walls during inhale and exhalation. During inhalation and exhalation. Collapsing of tracheal walls during inhalation and exhalation. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो alveoli are sac-like structures. Alveoli are sac-like structures which are related with the exchange of oxygen. Alveoli are sac-like structures which are related with the exchange of oxygen. Alveoli are the fine sac-like structures which are related with the exchange of oxygen and carbon dioxide. Alveoli are sac-like structures which are related with the exchange of oxygen and carbon dioxide. These structures are efficient. इसी में इंक्लूड करो. These structures are very efficient. These structures are very efficient because these increase the surface area manifold. These structures are very efficient because these increase the surface area manifold. क्या मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जितना हो सकता है उससे ज्यादा. शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो 80 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया होगा अगर सारी एल्वेओलाई को आप ओपन करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 80 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया ऑल द एल्वेओलाई कैन जनरेट. उतने एरिया का मतलब जो टेनिस कोर्ट होता है नाम का टेक लेना हो
सेल्यूलर टेप ऐसे नाम का बेट लेगा लैंड लेगा फिर इसके बाद लिखो लंग्स आर कवर्ड by double membranous layer. Lungs are covered by double membranous layer which is called as pleural membrane. Lungs are covered by double membranous layer. अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि फास्ट बोल रहे हैं? ये कह रहा है छोटी बच्ची हो गया। चलो अब हम धीरे बोल ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट बता रहे थे? लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेनस लेयर LUNG। अब ठीक है कि हम कितने लग रहा है स्लो मो पे कर दो हमारे लिए ताकि वो अजीब सा हो, ऐसे ऐसे चले फिर हम बहुत आराम आएगा। Lungs are covered by double membranous layer which is called as pleural membrane. Pleural membrane. And this structure is filled with fluid. This structure is filled with fluid and protects our lungs from external shocks. And protect our lungs from external damage and shock. पेरिप्लूरल फ्लूइड कहते हैं उसको जनरली। प्लूरल फ्लूइड भी लिख लोगे तो चाहिए, प्लूरल फ्लूइड मेंशन करो। फिर इसके बाद एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो, एक और पॉइंट लिखो। देयर इज अ मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। देयर इज अ मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द लंग्स। मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ the lungs and it differentiates whole area into two parts, abdominal and thoracic. Two parts, abdominal and thoracic. Abdominal and thoracic बन जाएगा ना, लिख दे।
सीधा हो गया है, झुकेगा नहीं वो कह रहा। क्या हर दे दोगी चाहिए। फिर तुम बोर हो जाओगे, कहोगे कि अरे यार ये रोज आ जाता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन वाला तो भूलोगे नहीं, सही बोल सकते हैं ना। मीरा राजपूत और कियारा आडवाणी के बीच का डिफरेंस है। किसी का कोई प्रश्न है क्या यहाँ से रिलेटेड?